हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी हम लोग जो हमारा वीडियो लेक्चर चल रहा है उसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में आ चुके हैं और जो ऐसे प्रश्न जो आगे आने की संभावना है उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम एक पूरी चर्चा कर रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों कि अगर आप इस पूरी श्रृंखला को अच्छे तरीके से देख लें तो इतिहास में एंशिएंट सेगमेंट से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको रेगुलर जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, कैसे एक्सप्लेन हो रहे हैं और कैसे एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बनेंगे, उसको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, इतिहास में ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, चीज़ें वही हैं, बस क्या करना है कि हमको उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। और अगर हम चीज़ों को ध्यान दे दें तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। स्टेट में हो या आप देखो आईएएस का एग्ज़ाम दो, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आप एग्ज़ाम दोगे आईएएस का, तो उसमें देखो उसमें भी 20 से 25 क्वेश्चन जो है इतिहास से जुड़े होते हैं, जिसमें एंशिएंट में जो क्वेश्चन आते हैं उसके क्या तरीके हैं पूछने के। इसके अलावा जब आप मॉडर्न इंडिया में देखोगे तो वहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक आपकी होलिस्टिक तैयारी जो है, अगर आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखते हो तो होलिस्टिक तैयारी आपकी हो जाएगी और आप पूरे मन से अपना अध्ययन करते रहिए। सारे एग्जाम्स की डेट आ गई है, सभी एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। कोरोना एक महामारी है, इससे अपने आप को बचाते हुए अपने एग्जाम के लिए अब एकदम तैयार होइए। आइए स्टार्ट करते हैं कि इसके पहले जो आपका वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात किया था कि भारत में, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने चर्चा किया था कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, और इसका आंसर मैंने आपको बताया था लहुरा देव। यहीं पे मैंने एक बात और बताई थी कि मेहरगढ़ जो है एग्रीकल्चर का पहले का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता था, लेकिन जब से लहुरा देव की साइट मिली है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से, तब से जो है ये साइट सबसे ज्यादा पुरानी हो गई है। अगर प्रश्न में मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों रहे तो आपको लहुरा देव को ऑप्शन को करना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। तो अगले प्रश्न में आप देखिए कि अगला प्रश्न है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये देखिए, प्राचीनतम स्थायी जीवन की बात हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने पहले भी इसकी चर्चा किया था कि अस्थाई जीवन मेहरगढ़ में, मैंने आपको बताया था कि मेहरगढ़ ऐसी साइट है जहां पर प्राचीन, मतलब एक आप देखोगे कि प्राचीन समय का सबसे पहले खेती का साक्ष्य है। ठीक है, खेती का साक्ष्य है यहां 7000 ईसा पूर्व का। ठीक है, और यहां पे आप एक चीज और देखोगे कि ये एक पूरी विकास यात्रा मेहरगढ़ में आपको दिखाई देगी। किसकी? मानव के विकास की। यहां जो उत्खनन हुआ है उस उत्खनन में आप देखोगे कि उसके तहत एकदम प्राचीन काल से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक स्तर आपको दिखाई देंगे। तो मतलब ये है कि प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण जो है वो आपको मेहरगढ़ से मिले। ये एक नवपाषाण कालीन बस्ती मेहरगढ़ है जो मानव जीवन के स्थायीकरण को बताती है। और यहां पर आप देखोगे जो मानव है वो एग्रीकल्चर करने के लिए, आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर कर रहा है, अपने सामानों को रखने की भी आदत उसके अंदर आ रही है। अब धीरे धीरे लोगों ने अपने जीवन में स्थायीपन ले आए और कच्चे घरों का निर्माण करने लगे। मतलब अगर आपसे पूछे कि किस काल में कच्चे घरों का निर्माण स्टार्ट हो गया था, तो नवपाषाण काल में। कौन सा ऐसा स्थल है जहां से स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं? तो मेहरगढ़। क्या क्लियर हो? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न देखें कि क्या है। यहां लिखा है कि उपमहाद्वीप में पालतू जो है, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब कहां से
प्राचीनतम जो ऐसा स्थान है जहां से भैंस का साक्ष्य मिला है, ये प्रश्न है। इसको देखें आप। तो आप देखेंगे कि यहां पे इस प्रश्न का लग रहा है कट गया है ये, तो आगे चल के अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये प्रश्न अपने आप में, ये प्रश्न देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिला है? ठीक है, अब ये प्रश्न जो है अपने आप में, इसको देखें कि भारत में कह रहा है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहास क्या होता है? ऐसा काल जिसमें इतिहास लिखने के लिखित कोई साक्ष्य नहीं है, और वहां पर जो इतिहास लिखा गया है पत्थरों की सहायता से या वहां की जो अवशेष मिले हैं उनकी सहायता से। तो प्रश्न पूछ रहा है प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहां से मिला है? तो इसका आंसर क्या है? हथनौरा। देखिए हथनौरा के बारे में भारतीय जो पुरातत्व जो विभाग है उसने नर्मदा घाटी में, मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि मध्य नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक स्थान मिला है। वहां पर एक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है, और कुछ विद्वान इसको ऐसा मानते हैं कि ये विकसित होमी सेपियंस मानव है। जो हमारे मानवों का विकास हुआ है उसमें जो विकसित मानव हुआ वो होमी सेपियंस। तो होमी सेपियंस मानव जो है इसको ही आप देखोगे कि पहला प्रागैतिहासिक मानव का जीवाश्म कहां से मिला है? हथनौरा से। और ये किस तरीके का मानव का अवशेष है? तो होमो सेपियंस मानव का अवशेष है, जो ये आप यहां से अवशेष, इसीलिए इस घाटी को या यहां पे जो अवशेष मिला उसको नर्मदा मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहां से मिला है। ठीक है, क्या क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं। किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में मिले हैं, मतलब सीक्वेंस में मिले हैं? यहां पे देखिए कि सीक्वेंस में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां एक सीक्वेंस में तीनों काल के अवशेष मिले? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहां पे ये बात पूछी जा रही। तो आप देखो कि यहां पर ये जो है बेलन घाटी ऐसी घाटी है जहां पर तीनों चरण के अवशेष मिलते हैं। बेलन घाटी आप देखोगे यहां पर पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों के अवशेष हैं। यहां पर ऐसा हमें प्रतीत होता है कि समय का जो मानव, स्टार्टिंग मानव था, जो पुरापाषाण काल का मानव था, वो कैसा था? वो शिकारी था। क्या था? वो शिकार करके अपना जीवन जीता था। तो यहां का मानव जब उसने स्टार्ट किया तो वो शिकार करके जीवन जीता था। धीरे धीरे आप देखोगे कि वो आगे बढ़ता गया और उसने अन्न का उत्पादन करना शुरू किया, जो किसी भी सभ्यता के क्रमिक विकास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? क्रमिक विकास को। तो यहां आप देखोगे कि ये जो बात है वो ये है कि एक स्थान ऐसा विशेष है जहां पर तीनों पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष मिलते हैं, और यहां पर एक पूरा सीक्वेंस हमको प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चले। ये प्रश्न देखिए, पुरापाषाण काल की हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? ठीक है, अब ये देखिए पूछ क्या रहा है कि पुरापाषाण काल, किस काल में? पुरापाषाण काल में हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई या कहां से मिली है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है बेलन घाटी। अब क्या खास बात है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तहसील में आप देखिए, इलाहाबाद की जो मेजा तहसील है वहां पर एक स्थान है लोहदा, और लोहदा एक नाला है स्पेशली, वहां पर जो है एक हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति मिली है।
और इसे जो है ये एक ऐसा स्थल है जहां पे आप देखोगे कि हड्डी की मातृ देवी, तो कभी प्रश्न पूछे कि हड्डी की मातृ देवी, तो यहां पर आप देखोगे कि हड्डी की मातृ देवी का जो है वो स्थान क्या है, बेलन घाटी में लोहदा नाले के पास। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण काल के स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। ये देखिए हड्डी के बने आभूषण की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा मध्य पाषाण काल का स्थल है जहां हड्डी के अवशेष आभूषण। तो हम लोगों ने पहले चर्चा किया था कि मदहा उत्तर प्रदेश में जो स्थल है मध्य पाषाण काल के लिए, वो स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां आप देखोगे कि जो गंगा घाटी है उत्तर प्रदेश में, वहां पर मध्य पाषाण काल के बहुत सारे उपकरण मिलते हैं। जैसे आप देखोगे कि मदहा, जो सराय नाहर राय, दमदमा। तो यहां पे एक बात यह है कि यहां हड्डी के आभूषण, मतलब मदहा से सींग श्रृंग के बने उपकरण मिले हैं। आभूषण आप देखोगे कि सराय नाहर राय की तुलना में मदहा में भी मिले हैं, लेकिन सराय नाहर राय यहां पर थोड़ा सा, सराय नाहर राय में उतने नहीं मिले, मदहा में ज्यादा मिले। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहां पर क्या क्या मिला है, खुरचनी, आरी, चाकू, यही सारे आभूषणों के, जो हथियारों के, औजारों के यहाँ के रूप मिले हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि जंगली घास के जो दाने हैं उसको भी भोजन के रूप में यहाँ के लोग प्रयोग करते थे। ध्यान देंगे यार ये बात कि जंगली घास के दानों को भोजन के रूप में कहाँ के लोग जो प्रयुक्त करते थे, तो मध्य पाषाण काल के लोग प्रयुक्त करते थे। ये एक खास बात है। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे कि एक बात यह भी है कि सील लोढ़े, जो मसालों को जो पीसने में आता है काम, तो सील लोढ़ों का भी एक अवशेष यहां पर मिला है। तो ये प्रश्न क्या बता रहा है कि मध्य पाषाण काल का स्थल कौन सा है जो हड्डी के आभूषण, तो हड्डी के आभूषण मदहा, सराय नाहर राय और दमदमा, ये तीन स्थल आप देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, दमदमा, तो आप यहां पे देख लें कि दमदमा और सराय नाहर राय ये स्थल जो हैं ये महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पे आए। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां से मिला है। देखिए यह प्रश्न पूछा है कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का, तो यहां पर आंसर क्या है, कालपी। ठीक है, और ये गंगा के मैदान के बाहर है। आप देखिए गंगा के मैदान में जो मानव बस्ती का अवशेष मिला है कालपी से मिला गया है, और आप देखेंगे कि बाकी जो स्थल है वो गंगा के मैदान से बाहर है। चाहे जो भी स्थल दिए गए हैं वो सभी बाहर हैं, बस खाली कालपी जो है वो गंगा के मैदान में पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न में यही है। बाकी आप आदमगढ़ और ये सारा आपने देखा था कि ये जो पुरानी साइट्स हैं जो मध्य पाषाण काल के स्थलों से संबंधित हैं। बागौर में आपने देखा ही था। तो ये सारे जो यहाँ पर आप देखो कालपी जो है, यहाँ पर मानव बस्ती का गंगा के मैदान में मानव बस्ती का, ध्यान देंगे, मानव बस्ती का ये प्राचीनतम अवशेष है गंगा के मैदान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले। ये देखिए दमदमा एक मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है जहां आप देखोगे उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ में है। ठीक है, यहां पर उत्खनन हुआ, और जब उत्खनन हुआ तो 41 ऐसे मानव के शव मिले, जिसमें 35 कब्रों में आप देखोगे एकल शवाधान है, और 5 ऐसी कब्र हैं जहां 2-2 मानवों को एक साथ दफनाया गया है, और एक कब्र ऐसी है जहां पर एक साथ 3 मानव कंकालों को दफनाया गया। तो यहां एक कब्र में 3 मानव कंकाल, अगर ये पूछा गया है तो एक कब्र में 3 मानव कंकाल,
कहां से? दमदमा से। अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर 2 मानव शवदान है, मतलब एक साथ 2 मानवों को दफनाया गया है, तो वो भी आप देखोगे दमदमा यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृदभांड के पात्र, ये आप देखिए गैरिक मृदभांड। ठीक है, गैरिक मृदभांड कौन सा पात्र होता है? ओसीपी का नामकरण हुआ था। देखिए, जब गंगा यमुना के जो द्वाब है वहां पर स्थल है हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा, यहाँ पे जो विशेष स्थल हैं यहाँ से एक अलग प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए और इन्हीं मृदभांडों को गैरिक मृदभांड कहते हैं। मतलब ओपीसी। ठीक है, ओपीसी ऐसे मृदभांड हैं, आप देखोगे कि ये विशेष प्रकार के मृदभांड हैं जिनको गैरिक मृदभांड कहा जाता है, और ये एक ऐसी संस्कृति से इनका जो जुड़ाव है जहां पर तांबे का भी प्रयोग लोग करते थे। ठीक है, इसका आप देखेंगे कि ये हड़प्पा काल के बाद के ये जो मृदभांड इस बात का संकेत कर रहे हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है जो 1750 में समाप्त हुई, 1750 ईसा पूर्व में, उसके बाद का ये हमारे जो मृदभांड यहाँ पे मिलते हैं, इसीलिए इसको हड़प्पा की जो परिवर्ती संस्कृति से भी संबंधित किया जाता है। यहाँ से तांबे के भी बहुत सारे उपकरण मिले हैं, जैसे हारपून, तलवार और बहुत सारी मूर्तियां जो हैं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ओसीपी मृदभांड का अगर आपसे पूछ रहा है तो ओसीपी मृदभांड जो हैं आप देखोगे हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा जो ऐसे पात्र विशेष रूप से वहां पर प्राप्त हुए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि विंध्य क्षेत्र में किस जो शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव के कंकाल मिले हैं? तो यहां आप देखेंगे कि जो विंध्य का क्षेत्र है वहां पर एक स्थान है लेखिया। यहां पर विंध्य क्षेत्र का ये मध्य पाषाणिक स्थल है और ये उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास स्थित है लेखिया। ठीक है, और इस स्थान पर सर्वाधिक 17 मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां पर जो है प्रश्न पूछा कि विंध्य क्षेत्र में कौन सा ऐसा जो स्थान है जो शिलाश्रय है जहां से सबसे ज्यादा मानव के कंकाल मिले हैं, तो लेखिया ऐसा स्थान है जहां सबसे ज्यादा मानव के कंकाल मिले। ठीक है, यहाँ पे इतिहासकारों में अलग अलग जो डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं 17, कुछ लोग कहते हैं 27, तो उस पर नहीं जाना है, केवल इतनी बात समझनी है कि ये स्थान है विंध्य क्षेत्र का जहां पर मानव कंकाल मिले हैं लेखिया से। ठीक है, आगे देखिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनाम गांव, आप देखेंगे कि इनाम गांव के बारे में ये पूछ रहा है। इनाम गांव है कहां पे? तो हम सभी जानते हैं इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में है। इनाम गांव क्यों प्रसिद्ध है इसकी बात थोड़ा समझने की जरूरत है। इनाम गांव स्पेशली एक ताम्रपाषाण काल का एक स्थान है जहां पर सबसे बड़ी उस समय की मानवीय बस्ती थी। मतलब इनाम गांव ताम्रपाषाणिक स्थल है, ताम्रपाषाणिक स्थल है जहां पर सबसे बड़ा आप देखोगे कि मानवीय बस्ती यहां पर मिली है और यहां से चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं। मतलब यहां ध्यान देना कि जो मकान मिले हैं, जो मकान बने हैं वो मकान कच्ची मिट्टी से बने हैं। दूसरी चीज, जो मकानों में खाना बनाने के लिए चूल्हे भी हैं। ठीक है, तो यहां आप देखोगे कि मकान में कच्ची मिट्टी के हैं, चूल्हे भी हैं और गोलाकार जो गड्ढों में बनाए गए, मतलब इस तरह का आकार यहां पर आप देखेंगे। तो यहां से प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां से बड़े बड़े
कच्चे मिट्टी के मकान मिले हैं और वहां पर चूल्हों का भी प्रयोग होता था। तो उस स्थल का क्या नाम है? इनाम गांव। ठीक है, तो यहां आप देखिए कि ये स्थल जो है अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, एक प्रश्न और देखिए इसमें क्या है। ये कह रहा है कि एक आपकी यहां पे जो सूची लिखी हुई है, जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और अलग अलग जो वहां के जो स्थल हैं, जो वहां पे स्पेशली जिस चीज का प्रयोग होता था उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहां पर ये जो ऑप्शन है वो ये होगा कि पूरा पाषाण काल में आप देखेंगे कि जो मानव था वो नदियों के किनारे रहता था। कहाँ रहता था? अगर आप पहला लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि पूरा पाषाण काल में मानव झीलों के किनारे, वो गुफाओं में रहता था, वो शिकार करके खाता था। और वहीं मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे तो वो जो गुफा थी, चट्टान थी, उसके अंदर उसका निवास जो है ज्यादा होने लगा। ठीक है, फिर नवपाषाण काल में उसने गड्ढे बनाकर जो ऐसे गड्ढे बनाने शुरू किए जिसमें वो निवास कर सकता था, उसको क्या कहते हैं? गर्त अधिवास। और जब ताम्र पाषाण आता है तो उस समय कच्चे और पक्के मकानों का वो प्रयोग मानव करने लगा। मतलब ये क्रमिक विकास को दर्शाता है, क्रमिक विकास को दर्शाता है। ठीक है, क्रमिक विकास को दर्शाता है कि मानव का कैसे क्रमिक रूप से विकास हुआ था। ठीक है, ये देखिए ये प्रश्न क्या है। ये यहां पे लिखा है कि सूची 1 और सूची 2 दी गई है, उसको मिलाइए। हड़प्पा आप सब जानते हैं कि रावी नदी के किनारे है हड़प्पा, ये रावी नदी के तट पर। और आप देखेंगे कि हस्तिनापुर जो है वो जो गंगा नदी के किनारे है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का जो स्थल है, जो नागार्जुन कोंडा, वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा पैठन या आप देखेंगे ये एक प्रमुख व्यापारिक स्थल था जो गोदावरी के केंद्र में स्थित था। तो यहाँ पे ऑप्शन आप क्या मिलाएंगे? हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी मिलाएंगे, हस्तिनापुर गंगा। ठीक है, नागार्जुनी कोंडा जो है आप देखो, जो नागार्जुनी कोंडा है वो कहाँ? कृष्णा नदी, और पैठन गोदावरी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा आप देखिए आगे बढ़े। एक बार उठा के बोल दो कि सर क्लास में लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कायथा जो है आप देखेंगे कि यहां पर कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कायथा नामक जो स्थल है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर स्थित है। ठीक है, ये कर्नाटक में नहीं है। क्या मामला है यहां पर? आप देखिए कायथा के बारे में कि ये स्थल क्यों महत्वपूर्ण है। तो कायथा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, ध्यान देना, कायथा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। ठीक है, कायथा एक ताम्र पाषाणिक स्थल है और यहां पे आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। यहां पर तांबे की बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि अलग अलग चीजें जो हैं, आप यहां पे एक स्थल और दिया गया है चिरांद। चिरांद जो है ये जो बिहार में स्थित है और एक नवपाषाणिक स्थल है, और यहां से आवास, जो मिट्टी के बर्तन, जो कुल्हाड़ियां, ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, और एक चीज और है कि यहाँ ये जो स्थल है जो चिरांद, यहाँ की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हड्डी तथा जो श्रृंग पर बने उपकरण मिले, हड्डी तथा श्रृंग पर बने उपकरण मिले हैं। ये एक अपने आप में खास बात है। ये आप इंपॉर्टेंट यहाँ समझिएगा कि
चिरांद जो स्थल है जो बिहार के जो सारण में है, यहाँ पर हड्डी और जो श्रृंग के उपकरण मिले हैं। ये कभी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हड्डी और जो श्रृंग के उपकरण हैं वो किस स्थल से प्राप्त हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर जो एग्रीकल्चर होता था वो नवपाषाणकालीन उपकरण ही वहां पे प्राप्त हुए। मतलब प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर जो एग्रीकल्चर जो स्थान है वहां पर नवपाषाणिक उपकरण ही हमको प्राप्त होते हैं। क्या ये बात है? दूसरी बात, स्थायी कृषि की गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास हो तथा उनका प्रयोग हो। ये बात बिल्कुल सही है। तो आप देखिए कि ये भी प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर जो एग्रीकल्चर स्थल है वहां पर नवपाषाण काल में उपकरण। क्यों? क्योंकि जो विकास की प्रक्रिया होती है, ध्यान देना कि जो विकास की प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है। मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल में मानव जो है अभी प्रारंभिक उसकी अवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे जो है मध्य पाषाण काल में उसका विकास थोड़ा और हुआ और नवपाषाण काल तक आते आते अधिकतर जो है उसने जो क्षेत्र को एग्रीकल्चर करने योग्य बनाया, स्थायी रूप से निवास करने लगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कथन है वो अपने आप में सही है और दूसरा जो कारण है वो भी सही है, क्योंकि जब भी स्थायी आपको खेती करनी होगी, स्थायी एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए जैसी जरूरत है खेती में वैसे उपकरणों की जरूरत होगी, वैसे उपकरणों की आवश्यकता होगी। तो सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास और उपयोग भी जरूरी होगा। ठीक है, यहां देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। नवपाषाण काल में जो सबसे उल्लेखनीय और आधारभूत जो विकास हुआ वो मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है? मनुष्य ने कई प्रकार के जो पशु हैं, पौधे हैं, उनको लगाना सीखा, उनको आगे बढ़ाना शुरू किया। चावल को उगाना, धान की खेती करना। आप देखेंगे कि आपको इसके पहले मैंने बताया था कि जो लहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व का वो साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक मानव का विकास हुआ और उसी विकास की प्रक्रिया ने एग्रीकल्चर को भारत में एक विकसित किया। आगे चल के वही एग्रीकल्चर का अधिशेष जो हमारे पास ज़्यादा हुआ उसने व्यापार वाणिज्य को भी शुरू किया और व्यापार वाणिज्य के विकास से ही नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और नगरीकरण से ही एक धीरे धीरे हम आगे बढ़े। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीजें। ये प्रश्न देखिए, भारत के किस स्थल की जब वहां पर उत्खनन किया गया तो लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। मतलब लोहे के उपकरण का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? तो ये देखिए अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में एटा के पास है। आप देखोगे यहां से ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं जिसका समय जो है 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इससे ये महसूस होता है कि इन उपकरणों का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के आसपास इस इलाके में उत्तरी भारत में लगभग इसका प्रयोग होने लगा था। ठीक है, और अगर एनसीईआरटी की स्रोत की बात करें तो वो कहता है कि 1500 ईसा पूर्व, लेकिन आमतौर पे जो माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग को माना जाता है कि 1000 ईसा पूर्व से लोहे का प्रयोग भारत में शुरू हो गया था। ठीक है, यह प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? मतलब आर्कियोलॉजी का फादर आप एक तरह से मान सकते हैं कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। तो यहां आप देखिए कि ऑप्शन इसका है कन्निघम। ठीक है, अब यहां पर ये जो थे कन्निघम साहब क्या थे? ये एक बहुत बड़े अन्वेषणकर्ता थे, जो पुरातत्व जो विद थे। इन्होंने भारत में
प्रागैतिहासिक पुरातत्व को जन्माया था, उसका जो विकास किया था। इन्होंने एक, जब ये आए थे तो एक अधिकारी के रूप में आए थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट लिया तो ये भारत में जो भी साइट्स इनको दिखी उसका सर्वेक्षण किया, और ये धीरे धीरे इनकी इस रुचि को देखते हुए 1870 तक ये भारत सरकार में जो पुरातत्व विभाग था उसके निदेशक पद पर बने रहे। तो यहाँ पर आप देखें, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक जो पुरातत्व का जनक कौन है, तो कभी भी किसी भी चीज को जो भी व्यक्ति आगे बढ़ाता है उसी को हम ये मानते हैं कि वही उसका फादर है, वही उसका जनक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ए कन्निघम। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम पुरापाषाण उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। क्या थे भाई? मद्रास के निकट ये जो थे, ये महोदय जो थे रॉबर्ट, इन्होंने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से 1863 में क्या किया था? भारत के प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण हैंड एक्स की खोज किया था। ठीक है, ये कौन थे? तो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पुरापाषाणिक उपकरण हैंड एक्स को खोजा था, और ये ब्रिटेन के एक भूगर्भ, मतलब जो धरती के बारे में जो रिसर्च करते हैं वो भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो यहां पर रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही, यहां पर आप देखेंगे कि ये आंसर इसका यही होना चाहिए कि वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही भारत में जो प्रथम पुरापाषाणिक जो उपकरण है उसकी खोज किया था। ठीक है, भारत में प्रथम पुराप्रस्तर युगीन औजार की खोज जिसने किया था, जिसने देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खोला, वो कौन थे? अभी देखिए इस प्रश्न को समझाया है, वही प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वैज्ञानिक जो थे रॉबर्ट जो ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक। अब ये प्रश्न पूछा है कि प्रागैतिहासिक काल का जनक कौन है, तो यहां पर जो पिता माना जाता है वो रॉबर्ट को माना जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जो हैं वो प्रागैतिहासिक अध्ययन का इन्होंने रास्ता खोला, इन्हें इसीलिए जनक माना जाता है। और इन्होंने सबसे पहले हैंड एक्स जो है मद्रास के पल्लवरम से खोजा था, इसीलिए अध्ययन के लिए इन्होंने एक रास्ता तैयार किया, और इनको पुरातत्व का पिता भी मानते हैं भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? आप देखेंगे कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ विश्व में सबसे पहले कहां हुआ? ये हुआ भारत में। कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले विश्व में जहां स्टार्ट हुआ तो भारत में हुआ, और सिंधु सभ्यता से भी इसके अवशेष मिलते हैं। और सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग ही था वो सूती वस्त्र उद्योग था। तो कभी ऐसा प्रश्न पूछे कि कपास की खेती का साक्ष्य, तो सबसे पहले भारत में मिलता है कपास की खेती का साक्ष्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? तो आप देखेंगे कि हमने इसके पहले भी चर्चा किया था कि मध्य प्रदेश के जो स्थान होशंगाबाद है, वहां पर हथनौरा नामक स्थान से जो है यहां पर मानव खोपड़ी का जीवाश्म मिला है, और ये होमो इरेक्टस के अंतर्गत रखा जाता है।
मतलब सबसे पहले मानव का साक्ष्य अगर पूछ रहा है तो वो नर्मदा घाटी है। अगर यहाँ नर्मदा घाटी न दे तो यहाँ हथनौरा लिखा रहे और सारे स्थल लिखे रहें तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हथनौरा होगा। तो हथनौरा को याद रखिएगा कि हथनौरा एक ऐसा स्थान था जहां मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर के उपकरण नहीं प्राप्त हुए। ध्यान से सुनिए, ताम्र पाषाणिक स्थल ऐसे स्थल होते हैं जहां पर तांबा और जो पत्थर के औजार साथ साथ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं कि तांबे का तो प्रयोग का साक्ष्य मिलता है लेकिन पत्थर के उपकरण वहां से प्राप्त नहीं हुए, तो वो स्थल है आहाड़। अब देखिए, राजस्थान में उदयपुर के पास में आहाड़ है और यहाँ पर इसको ताम्र पाषाणिक स्थल मानते हैं और यहाँ पर पाषाण के औजार नहीं मिलते। तो खास बात यह है कि एक ऐसा ताम्र पाषाणिक स्थल है आहाड़ जहाँ पर तांबे के औजार तो मिलते हैं लेकिन पत्थर के औजारों का यहाँ अभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि ये जो स्थल है ये ऐसा स्थल है जहाँ पर पत्थर के औजार प्राप्त नहीं होते। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न लेते हैं। नवपाषाण काल में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो एग्रीकल्चर के प्रारंभ होने के जो प्रमाण प्राप्त होते हैं। देखिए, ये प्रश्न इसके पहले भी आ चुका है, फिर से आप देखिए छत्तीसगढ़ में आया। ऊपर से अगर आपने अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन समझा होगा तो एक ही प्रश्न अलग अलग तरीकों से पूछे गए। यहां पर देखिए मेहरगढ़ जो है, अगर यहां पर मेहरगढ़ नहीं होता और यहां पे जो अगर ये होता लहुरा देव, तो ऑप्शन लहुरा देव सही होता। यहां मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ जो है ये अपने आप में फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। मेहरगढ़ एक ऐसा स्थान है जहां पे पुरातात्विक दृष्टि से यहाँ नवपाषाण काल के पूरे साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे जो स्थान मिला है यहाँ पे ऐसा पता चलता है कि लोग स्थायी जीवन जीते थे, एग्रीकल्चर करते थे, जौ का इस्तेमाल करते थे, जो गेहूं की फसल को उत्पादन करते थे। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि नवपाषाण काल में पश्चिमी क्षेत्र में ऐसा स्थान जो है जहाँ एग्रीकल्चर के स्टार्टिंग के प्रमाण मिलते हैं, तो कौन सा है, मेहरगढ़ है। ठीक है, गुफ कराल, ये क्या है भाई, जो गुफ कराल को समझिए। गुफ कराल एक स्थल है जो उत्तरी भारत में, आप देखेंगे कि उत्तरी भारत में ये एक स्वात घाटी में है और उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के जो अवशेष आपको देखने को मिलेंगे वो जम्मू कश्मीर के स्वात घाटी में मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो स्थल हैं कौन कौन से, बुर्जहोम, जो गुफ कराल, अलग अलग स्थान हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि खोज हुई तो यहाँ पर जो गड्ढे वाले आवासों का भी यहाँ पे साक्ष्य मिलता है, गर्तावास। और यहाँ पे आपको याद होगा कि जो बुर्ज होम था यहाँ पर ऐसा भी शव प्राप्त हुआ है जहाँ पर कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया है, कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया है। तो ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि एक महत्वपूर्ण स्थल है जो नवपाषाण काल का है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा जो है प्रागैतिहासिक वाला जो चैप्टर है वो आपका समाप्त होता है। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उस पर पूरी चर्चा हमने किया और इसमें आप थोड़ा सा जैसे हम आपको यहाँ पे बताते हैं तो आप भी उसी तरीके से ध्यान से समझ लेंगे। तो प्रागैतिहासिक जो है ये जो सेगमेंट है इसमें थोड़ी सी जैसे अगर आप अध्ययन करोगे तो पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि हमने वो चीज़ अच्छी लगती है जो हमको, जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया हो या किसी से जो सुना हो तो हमको पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो अमूर्त हो या जिस पे आपका अध्ययन ना हो तो पढ़ने में बहुत मज़ा नहीं आता।
तो यहाँ पे क्या है कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो यहाँ से जितने प्रश्न अब तक पूछे गए हैं प्रागैतिहासिक काल से, वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। आगे अब हम बात करेंगे वैदिक काल पे। अगले लेक्चर में वैदिक काल से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उन पे चर्चा होगी। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखिए।